बड़ी कमाल की बात है कि चरित्र निर्माण होना ज़रूरी है। तो एक बात हमें और आप बताइए कि ठीक है, चरित्र निर्माण होगा तो उसमें एजुकेशन भी आएगा, उसमें घर से भी संस्कार आएगा, उसमें सब तरीके से आएगा। और हम अक्सर सुनते भी हैं कि गुरुकुल सिस्टम था तो उस वक्त चरित्र पर ज़्यादा काम होता था। राष्ट्र निर्माण में जो लगे लोग थे वो उसी तरह की बातचीत किया करते थे, उसी तरह से सिखाया जाता था, संस्कार डेवलप किया जाता था। लेकिन ये तो हमें एज़ पर दी कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ाने का, तो सनातनी विचार को डेवलप करने का तो कोई अधिकार है नहीं। बिल्कुल। तो क्या बगैर उसके हो जाएगा, या उसके लिए भी आप लोग कुछ कार्यवाही ऐसी कुछ कर रहे हैं? आर्टिकल 30 है। हाँ जी। अब सेकुलर हो गया है संविधान। आज संविधान के हिसाब से और इस संसद के हिसाब से भारत का सनातनी हिंदू 8वें दर्जे का नागरिक है। दोबारा बताइए ना। भारत के संविधान और भारत की संसद ने पिछले 70 सालों में भारत के सनातनी हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया है। वी आर 8th क्लास सिटीजन इन दिस कंट्री। Hindus are 8th class citizen in this country, not by any party, by the parliament and by the constitution. Oh my goodness. ये 2nd class, 3rd class। और मैं आपको कोई चीज ऐसी नहीं कहूंगा आपसे कि आपको लगे कि मैंने कह दी है। आप मुझे बताइए, भारत सेकुलर है, एग्री? हम इसके लिखने से हम सेकुलर हुए? क्या इसके लिखने से पहले इस देश के अंदर कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी को मार रही थी क्या, या कोई पूछ रहा था? तब भी ऐसी था, आज भी ऐसे ही है। लेकिन जब आपने सेकुलर शब्द डाल दिया तो सेकुलर भारत अगर है, कहा सबको बराबर के अधिकार हैं, तो यह हो सकता था कि कोई इकोनॉमिकली पीछे छूट गया है तो उसके लिए प्रावधान हो सकता था। लेकिन आपने भारत के संविधान में एक पर्टिकुलर मजहब को प्रमोट किया। पूरे संविधान को पढ़ लें, संविधान में माइनॉरिटी शब्द है, मेजॉरिटी शब्द ही नहीं है। शब्द ही नहीं है। ये हम अक्सर आपके जब आर्टिकल 30 में आप जब ये कहते हैं कि मुसलमान को अपने स्कूल खोलने, अपने इदारे खोलने का, यानी माइनॉरिटीज में उसमें क्रिश्चियंस भी आ गई, उसमें बौद्ध भी आ गए, तो उसको अधिकार है। और साथ साथ उसी जगह जिसको सरकार फंड कर रही है, उस आर्टिकल 30 के तहत उस मदरसे में, उस कॉलेज के अंदर आपको अपनी मजहबी शिक्षा देने का अधिकार है। अगर मैं कल स्कूल खोल कर ही करूं तो मुझे अधिकार नहीं है। तो संविधान ने डिस्क्रिमिनेट किया, फिर संसद ने किया, और सक्सेसिव सरकारों ने किया, और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है। आप मुझे बताइए, भारत सेकुलर है, मेरी गिनती ज्यादा है, तो गिनती ज्यादा होने से यहां कोई भीड़ से तय हो रहा है क्या? अगर इस देश में 35,000 पारसी हैं, 1.5% यहां जैन हैं, 2.5% सिख हैं, बौद्ध हैं, ये टोटल 5 कम्युनिटी जो नीचे की हैं, इनकी टोटल परसेंटेज 6 है मिलाकर के। यूएन के अंदर चार्टर 24 का शायद 0.3 या 0.2 है। वो ये कहता है कि टोटल पॉपुलेशन का 1.5 जो होगा वही माइनॉरिटी कहलाएगा, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। लेकिन भारत के 2011 के सेंसस को अगर आप देखें तो टोटल पॉपुलेशन का 17% मुसलमान इस देश में माइनॉरिटी है। तो ये क्या दिखाई नहीं देता क्या? मैं वही करूं सर, ये डिस्कोर्स में जिन लोगों को आना चाहिए, जो सुबह शाम भे प्रवचन, यहां दर्शन, यहां सरकार, वहां सर, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं सर। हमारी तो ये कोशिश है कि लोग सच को जान जाएं। वो उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, और वो ये समझ रहे हैं क्या कहते कि हमें ऐसा रहना है। इसलिए वो जब आपने कहा ना, जब अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वो नैरेटिव बन गया है कि जब आप भारत की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि सूरज को हाथ जोड़ना चाहिए, तो आपको बच्चे पूछते हैं क्या ये आप दकियानूसी कंजर्वेटिव बात कर रहे हैं, एंड वर्ल्ड बहुत आगे बढ़ गया है। तो भाई मेरे, वर्ल्ड आगे बढ़ गया है, लेकिन सूरज अभी भी पूरब से ही निकल रहा है। ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा जो बात आपने की, उसमें मैं कहना चाहता था कि वी एज एन एल्डर, हमको भी पता नहीं है, और हमको पता नहीं है तो हम उसको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। उसको मैं अपनी बड़ी लोकल लैंग्वेज में कहता हूं कि जब आप बच्चे से बात करें और जब उससे कम्युनिकेट करें
आप बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, बड़ी आपने पीएचडी की होगी, वो छोड़ दीजिए। आपको उस बच्चे के लेवल पे आना है और ये ध्यान रखें कि वो बच्चा मैगी खाता है, आपने सत्तू खाया है। अगर आप में सत्तू खाया है तो आप 90 साल तक जीवित हैं। उसने बेचारे ने 5 साल की उम्र से वो बेचारा मैगी खा रहा है। उसकी पेशेंस की क्षमता 2 मिनट है, सुनने की क्षमता 2 मिनट है। आप उसे 5 घंटे का प्रवचन देंगे, वो कहेंगे पापा गेट लॉस्ट। अगर उससे बात करनी है, उसके स्तर पे आइए और 2 मिनट की में उसे मैगी में सत्तू लपेट के दे दीजिए। सो वो खट से खा लेगा। और जब वो खा लेगा 3-4 बार तो कहेगा पापा सत्तू की वजह से मुझे भूख नहीं लगती, कुछ जान आई। तब लाइए आप उस बच्चे से जो बेचारा यूं खड़ा हुआ है माइकल जैक्सन के अंदाज में, आप उससे दें बड़े बड़े विचार। मैंने कम्युनिकेट करते हुए सोचा कि मैं इसको सबसे आसान भाषा में उसके स्तर पे जाके बताऊंगा। वो 10 बार कहेगा, मैं तब भी उसी के स्तर पे बताऊंगा। ये जो हमको हो गया कि नहीं हम ज्ञानी हैं, हमारी बात सुनो, ये नहीं हो सकता। ये काम हमने नहीं किया। और आज की जनरेशन को, आप सनातन तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, सनातन क्या है, हमारे किस तरीके का जीवन शैली थी, हम ये क्यों करते थे गुरु भाई साहब। आप अभी तक यही नहीं बता पाए कि भारत के संविधान में 1957 में संसद में एक बहस हुई और ये सब रिकॉर्ड पर है। उस बहस में उस वक्त भी ऐसे लोग थे जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लोग नहीं जानते। और ये कहा गया कि भारत का कैलेंडर ये इंग्लिश कैलेंडर क्यों होगा, भारत का कैलेंडर सखा संवत से होना चाहिए। बिल्कुल। अब जब ये कहा तो सडनली आप जानते हो, लेकिन उस वक्त गंभीर लोग थे, सीरियस लोग थे, और उन्होंने जब ये कहा तो नेहरू जी प्रेशर में आ गए। तो नेहरू जी ने कहा, जैसे आज की होता है ना कि जैसी सरकारें प्रेशर में आती हैं तो एक कमीशन बना देती हैं, उन्होंने कमेटी बना दी कि भाई इसकी कमेटी है। और इसमें अब जो शार्प लोग थे उस जमाने, अब उनको नहीं जानता कोई, ये दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने सनातन सभ्यता की उस सोच को उस दौर में, उस विपरीत परिस्थितियों में भी आगे रखा, हम उन्हें जानते ही नहीं। तो अगर हम नहीं जानते तो उन्हें बताने तो है। भाई ये पुष्पेन जी ने नहीं बता रहा, ये भारत की संसद में हुआ है और संसद का पास किया हुआ कानून लागू क्यों नहीं, मेरा सवाल इतना ही है। वो किसके फेवर में, किसके फेवर में नहीं है। आप सोचिए कि इस पे बहस हुई 1952 में और बाकायदा एक कमेटी बनाई गई। और आप देखिए उस ज़माने में उस कमेटी में कौन लोग थे। उसका नाम था कैलेंडर सुधार समिति। ये 1957 में 52 में बनी। उसमें डॉक्टर मेघनाथ साहा, प्रसिद्ध बहुत बड़े भौतिक विभाग के थे आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उनको अध्यक्ष बनाया गया। और उसमें 6 सदस्य थे। प्रोफेसर EC बनर्जी, वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, AL दफ्तरी, ये नागपुर से थे, BB कलंदीकर, ये संपादक थे केसरी पुणे के, गोरख प्रसाद जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थे, RV वैस साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थे, और एक NC लहरी थे जो पंचांग करता थे। इन सब लोगों ने, अब सोचिए कि अलग अलग थे, ये पार्लियामेंट में थे, इन्होंने कमेटी बनाई। सारा करने के बाद वो रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट देकर के उन्होंने कैसे बताया कि कैसे भाई सका संवत जो है वो साइंस है। बिल्कुल प्योर साइंस है। वो कैलेंडर लोकसभा से, राज्यसभा से पास हो गया। पास होने के बाद भारत की सरकारों ने उस कैलेंडर को छापा नहीं। अब आप पार्लियामेंट को झूठ बोल रहे हैं। हमको जब इसके बारे में पता चला तो हमारा तो एक ही नियम है, हमारे पास कोई ताकत नहीं, हम किसी पार्टी से लेटर बॉक्स लेके नहीं जाते कि इसे कर दीजिए। हमने कहा कि हमारे पास एक मीडियम है जो हमारे दौर में आया, हम कॉन्शियस थे, हमारे दौर में आया कि सोशल मीडिया में आप अपनी बात को रखेंगे, किसी एडिटर से रिक्वेस्ट नहीं करानी कि आर्टिकल छाप दो, किसी को प्रेस रिलीज नहीं देनी, अपनी बात को फैक्ट के साथ रख दो। इस देश में करोड़ों लोग हैं, जिनको अच्छा लगेगा देख लेगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा देख लेगा। हमने अपनी बात रखी और उसके लिए एक छोटी सी मुहिम चलाई कि इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और उसके बाद हम लड़ाई लड़े, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गए, रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिले, उनको ये कागज़ दिया और कहा कि ये पार्लियामेंट का पास किया वो कागज़ है, ये लिखा हुआ है और ये डिटेल है। अगर भारत सरकार कैलेंडर छापती है, आप अंग्रेज़ी का कैलेंडर है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने बैंकों को ये आदेश दे कि भारत की संसद की अवमानना होगी रिजर्व बैंक को, अगर आपको नहीं पता तो ये इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया और एक नोटिफिकेशन निकाला जो किसी को पता नहीं है कि वो नोटिफिकेशन जारी कैसे हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला 2015 में और कहा कि जितने भी
रिजर्व बैंक के अंडर में आने वाले बैंक हैं, सब लोग सका संवत की तारीख लिखे हुए चेक को एक्सेप्ट करेंगे, अपने कंप्यूटर में बदल लीजिए। ये ऑर्डर हो गया। अब देखिए, ऑर्डर हो जाना और उसका प्रैक्टिस में आना, दोनों में फर्क होता है। ऑर्डर तो बहुत सारे हैं, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो उस वक्त उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है, ये रिजर्व बैंक की तरफ का ऑर्डर था पूरा। अब हमने क्या किया, हमको लगा यार ये तो बात, इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया, अच्छी बात है, तो एक चीज़ तो हो गई। तो पहले तो ये था कि जो कैलेंडर लगे उस पर लिखा हो सका संवत की डेट कैसे होगी। फिर दूसरा काम हमने क्या किया, वो एक वोडाफोन नाम की कंपनी है, दे ऑब्जेक्टेड इट, केस ठोंका उनके ऊपर। उन्होंने हाई कोर्ट में 7,000 रुपये भरे, हम केस जीत गए। सुप्रीम कोर्ट में 1 लाख रुपये भरा, हम केस जीत गए। उन्होंने कहा, उनसे लिखवा लिया कि सका संवत की डेट का कैलेंडर के हिसाब से हम चेक एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए, ये लड़ाई बहुत छोटी है, लेकिन बहुत आप जब आप सका संवत पे डालेंगे तो जिस बच्चे को नहीं पता ना बेचारे को, वो कुछ दिन के बाद पूछेगा कि ये पिताजी ये क्या है, व्हाट इज दिस। तब आप उसे बताएंगे कि हमारे ऋषि मुनि को नहीं पता था कि भाई वो साइंस नहीं जानता था, वो शब्द नहीं जानता था, लेकिन उसने हजारों साल पहले कहा कि सूरज को सुबह सुबह उठ के लोटा पानी चढ़ा देना है। यहाँ आज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, उसने कभी ये बात नहीं कही, सिर्फ इतनी बात कही कि एक पेड़ है पूरे ब्रह्मांड में, उसको प्रोटेक्ट करना। वो वर्ड प्रोटेक्ट नहीं कह सकता था, वो एनवायरमेंट नहीं कह सकता था, उसने आपकी आस्था से जोड़ के कहा इस पेड़ की पूजा करना। और हम जिसकी पूजा करते हैं उसे साफ सुथरा रखते हैं, उसको पवित्र बना के रखते हैं। आज जाके लोग समझ में आए कि पीपल की पूजा सनातनी क्यों करता है। पूजा करने से मतलब था कि तुम उसको प्रोटेक्ट करो और उसको पानी मिले, क्योंकि यही एकमात्र पेड़ है जो दुनिया में 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो आप अपनी रूट्स को ऐसे कनेक्ट करेंगे, इस तरह समझाएं शायद, तो आप ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये सरकारों का काम नहीं है, ये समाज का काम है, ये संतों महंतों का काम है। ये जो कहते हैं कि शिक्षा और ज्ञान, हमको 70 साल में लगा दोनों बराबर है। ज्ञान और शिक्षा दो अलग अलग चीजें, अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। शिक्षा देता है हमारा यूजीसी, ज्ञान तो आपको वहीं मिलेगा, आश्रम में पंडित जी के पास मिलेगा। तो हमने हर चीज को रूट से काट दिया है और इस काट के एक फेक नैरेटिव को खड़ा किया है, और उस फेक नैरेटिव पे हम चल नहीं पा रहे। अब हमको दिक्कत हो रही है कि हम कहाँ से चले थे कहाँ आ गए। इसलिए इसको अगर लार्जली अगर आप कहें तो जो हैमिंगटन ने किताब लिखी है, जो यूएस साइंटिस्ट है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, आप उसको पढ़िए। ये सिविलाइजेशन की तो लड़ाई है कि एक सिविलाइजेशन ये कहती है कि मैं चींटी को नहीं मार सकता, मैं सांप को नहीं मार सकता, और एक सिविलाइन कहती है मैं तुम्हें मारूंगा, यही मेरा कहना, मेरी किताब कहती है। तो फिर हमारा आपका सामंजस्य कैसे हो सकता है। तो एक बात और जो अभी तक जो मुझे समझ में आया वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे स्पीड आ सकती है, उससे इकोनॉमी में सुधार आ सकता है, लेकिन जो हमने भारत का परिप्रेक्ष्य समझा है, भारत को जिस कॉन्टेक्स्ट में हम विकसित मानते हैं, वो ये कि यहाँ का जो विचार है, यहाँ का जो चरित्र है, यहाँ का जो संस्कार है, वो डेवलप होना चाहिए। यही आप कह रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ।